अच्छा, तो पहले जो टॉपिक है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये हमारा सब्जेक्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का है और ये फिजियोथेरेपी के रिलेटेड है। तो फिजियोथेरेपी में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कोई और भी फील्ड हो उसमें भी यही फॉलो किया जाता है, मेडिकल फील्ड स्पेशली। ठीक है। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस किसे कहते हैं? सबसे पहले इस नेम पे अगर गौर करें, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसे कहते हैं? आप एक डॉक्टर है, ठीक है। तो आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको ट्रीट करते हैं, वो प्रैक्टिस में आता है। आप एक कंडीशन डायग्नोस करते हैं, वो प्रैक्टिस में आता है। आप जो है उसको प्रोग्नोसिस देते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, उनको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा प्रैक्टिस में आता है। ठीक है। तो आप जो अपने प्रोफेशन में करते हैं वो प्रैक्टिस कहलाता है। तो जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो आप मरीज़ को मैनेज करते हैं, ट्रीट करते हैं, ये एविडेंस की बेसिस पे होना चाहिए। तो इसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस कहलाता है। ठीक है। जिस पे आप एविडेंस को यूज़ करके प्रैक्टिस करें, ट्रीटमेंट दे। ठीक, एविडेंस किसे कहते हैं? एविडेंस ये आगे आप पढ़ते हैं। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में क्या होता है? इसमें तीन चीज़ें आती है। सबसे पहले तो बेस्ट रिसर्च एविडेंस, साथ ही साथ जो है क्लिनिकल एक्सपर्टीज़, और साथ ही साथ पेशेंट की वैल्यूज़। तो इन तीन चीज़ों को जब एक साथ यूज़ करते हैं तो ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहलाता है। लेकिन अगर नेम को देखा जाए सिर्फ एविडेंस की बेसिस पे प्रैक्टिस, तो एविडेंस तो रिसर्च ही, ज़्यादातर रिसर्च के थ्रू जो एविडेंस होता है, या ऑब्जर्वेशन होगी, या कोई और ऐसा चीज़ जिससे हमें सबूत मिले कि ये चीज़ इफेक्टिव है, तो फिर हम वो करें, तो उसको एविडेंस कहते हैं ना। लेकिन इसके साथ साथ आपकी अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ और पेशेंट को मद्देनज़र रखते हुए जब आप प्रैक्टिस करें तो उसको एविडेंस कहते हैं। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो ये सिर्फ एक कंपोनेंट इसमें नहीं आता, सिर्फ एविडेंस का कंपोनेंट नहीं आता, साथ ये दो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स भी आते हैं। तो इसमें जो है यही बात लिखी हुई कि एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी या प्रैक्टिस जो है, उसमें जब आप हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च, साथ ही साथ आप पेशेंट की प्रेफरेंसेस और फिजियोथेरेपिस्ट की जो नॉलेज है उसको यूज़ करके करें। आपके पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, लेट सपोज आर्थराइटिस का पेशेंट आया है। तो आप सोच रहे हैं कि इसको मैं कौन सी ट्रीटमेंट दूँ। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट को अब कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रीटमेंट इफेक्टिव है और अच्छी है जो इसे देनी चाहिए? एविडेंस के थ्रू। एविडेंस क्या होता है? इससे पहले जितनी भी नॉलेज है, लेट सपोज रिसर्च किसी बंदे ने आर्थराइटिस के पेशेंट पे किए हुए और वो किया हुआ है, बताया हुआ है कि ये वाली जो इंटरवेंशन है ये इफेक्टिव है, तो उसको आप सबसे पहले ज़हन में रखें कि क्वाली रिसर्च में ये बात कह रहे हैं कि ये वाली ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप उसको सबसे पहले ज़हन में रखें। साथ ही साथ अपनी एक्सपर्टीज़, आपने पेशेंट इससे पहले भी आर्थराइटिस के ट्रीट किए होंगे, उसमें आपने जो इंटरवेंशंस अप्लाई किए होंगे उसमें से जो मोस्ट इफेक्टिव होगा वो आप जहन में रखेंगे। साथ ही साथ पेशेंट से भी पूछे कि पेशेंट का गोल क्या है, पेशेंट क्या चाहता है। उस मुताबिक लेट सपोज अगर पेशेंट चाहता है कि उसका सिर्फ पेन अभी ठीक हो जाए, तो पेन के लिए फिर आप उसकी बेसिस पे ट्रीटमेंट के आप मैनेजिंग करेंगे। ठीक है। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आपने इन तीन चीज़ों को नज़र रख के फैसला करके आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो ये तीन चीज़ें होगी। इसमें हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च आ जाएगी, प्रोफेशनल नॉलेज और पेशेंट प्रेफरेंसेस। ईपीपी इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एनीथिंग कंपोनेंट्स की है। क्लिनिकल एक्सपर्टीज़, अब जो इसमें जो पहला है प्रोफेशनल नॉलेज या क्लिनिकल एक्सपर्टीज़, क्या होता है? प्रोफेशनल नॉलेज एक डॉक्टर की जो नॉलेज बन जाती है, जब वो बार बार पेशेंट्स को ट्रीट करता है ना, तो उसे पता चल जाता है अच्छा ऐसे करने से सही होता है पेशेंट, ऐसे करने से गलत होता है, एक्सपीरियंस के थ्रू। तो जब वो ज़्यादा प्रोफेशनल नॉलेज उसके पास बनती जाती है तो उसकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ अच्छी होती जाती है। तो सबसे पहले क्लिनिक ये प्रोफेशनल नॉलेज या क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इन दो कंपोनेंट्स के बारे में। तो क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ जो है ये क्या होता है? ये एक डॉक्टर की अपनी महारत जिसे कहते हैं। ठीक है। डॉक्टर अपने क्लिनिकल स्किल्स को यूज़ करके एक हर पेशेंट की जो है यूनिक हेल्थ स्टेट के बारे में जान सके और फैसला कर सके। और ये कैसे बनती है? बार बार जब डॉक्टर के पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो उस पर प्रैक्टिस करे, उसको ठीक करे, उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस ही कहलाता है। तो प्रैक्टिस के थ्रू जो नॉलेज उनको होती है, तो वो प्रैक्टिस नॉलेज क्या होता है? यही जो है बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं और एक्सपीरियंस आप इकट्ठा करते हैं तो आपके पास काफ़ी नॉलेज बन जाती है, तो उसको प्रैक्टिस नॉलेज कहते हैं। कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपके जहन में बातें बैठ रही होती है, तो यही बात होगी। इसके अलावा आप एक पेशेंट को ठीक किया है, ठीक है, उसके बाद आप सोचते भी उस बारे में। रिफ्लेक्टिव प्रोसेस का यही मतलब हुआ कि जो प्रैक्टिशनर या डॉक्टर या जो भी होता है, वो जब एक काम करता है उसके बाद उस पर सोचता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या ठीक किया, तो फिर अगली बार जो है वो जो ठीक काम होता है उस तरह करता है ना। तो रिफ्लेक्टिव प्रोसेस के थ्रू भी जो है इनहेंस होती है, सही हो गया, इसके थ्रू क्रिएट होती है।
तो पेशेंट की अब जो दूसरा कंपोनेंट है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में, आपने पेशेंट को ठीक कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर, तो उसमें दूसरा कंपोनेंट पेशेंट की प्रेफरेंसेस। तो क्या प्रेफरेंसेस पेशेंट की होनी चाहिए, पेशेंट की क्या वैल्यूज़ को मद्देनज़र रख के ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो इसमें पेशेंट की अपनी प्रेफरेंस हो सकती है कि मैं ये चीज़ पहले करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप इसको पहले ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा जो है उनके कंसर्न्स हो गए और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गोल क्या कर रहे हैं, तो उन सब को आपने अपने फैसले के दौरान यूज़ करना है। जब आपके पास पेशेंट आया, आपने डायग्नोस कर लिया और आप कर रहे कि मैं चलो इसे ट्रीटमेंट करूँगा, तो उससे पहले आप उनसे सब कुछ पता कर लेंगे। उसके बाद उसके मुताबिक आप क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग और मैनेजिंग करेंगे। तो इसके लिए पेशेंट की जो प्रेफरेंसेस है उसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में पहले कैसे यूज़ किया जाता था, अब कैसे यूज़ करते हैं। पहले एक ट्रेडिशनल क्लिनिकल मॉडल था जिसमें जो था पेशेंट की जो प्रेफरेंसेस थी कि पेशेंट के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, वो ज़्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट खुद जो थे वो करते थे, डिसाइड करते थे। लेकिन अब जो कंटेम्प्रेरी मॉडल है उसमें जो है पेशेंट की जो प्रेफरेंसेस है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में उसको मद्देनज़र रखा जाता है और उसकी बेसिस पे क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो इसके थ्रू पेशेंट जो है वो कंट्रीब्यूट और शेयर करते हैं अपने डिसीजन, ठीक है। तो एविडेंस जो थर्ड कंपोनेंट है ईबीपी का, इसमें देखें ये हो गया है, तो ये हो गया पेशेंट प्रेफरेंसेस हो गया। अब हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च जिसको एविडेंस भी कह सकते हैं। एविडेंस में ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिसर्च ही है, ऑब्जर्वेशन भी आ सकती है। एविडेंस में सबूत, मतलब आपने किसी बंदे ने अप्लाई किया हो तो वो भी एविडेंस हो सकता है। आप कह सकते हैं इस बंदे ने अप्लाई किया था तभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास ये प्रूफ है। या आपके पास कोई रिसर्च हो, आपको मेरे पास ये एविडेंस या प्रूफ है कि ये इफेक्टिव है। तो एविडेंस किसी चीज़ को भी कह सकते हैं, सही है, ऑब्जर्वेशन से लेके रिसर्चेस तक। तो एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स मटेरियल और इन्फॉर्मेशन ऑन विच अ कंक्लूजन और प्रूफ में भी बेस्ड, ये जो मैंने बात की है वही बताई हुई है। तो एविडेंस जो होता है ज़्यादातर हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च से आता है। हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च कौन सी होती है वो अब देखते हैं। क्लिनिकल रिसर्च की नॉर्मल डेफिनेशन जो है, जब आप पेशेंट्स पे क्लिनिकल सेटिंग्स में जो है एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके थ्रू आपको पता चलता है कि अच्छा इससे ये रिजल्ट आया है, तो वो क्लिनिकल रिसर्च कहलाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लिनिकल रिसर्चेस होती रहती है, आप अभी भी गूगल स्कॉलर खेलें तो आपको हज़ारों लाखों में मिलेगी। लेकिन हाई क्वालिटी की सब नहीं होती। हाई क्वालिटी का आप कैसे अप्रेस करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हाई क्वालिटी की है। तो हाई क्वालिटी की रिसर्च वो होती है जिसमें जो है उस ऐसे तरीके से वो हो कि उसमें कोई एरर वगैरह, बहुत कम चांसेस हो एरर के, ठीक है। लेट सपोज अब मेरे पास एक दो क्रीम्स आई है ना, मैं लेट सपोज रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे पास दो क्रीम्स है। एक क्रीम जो है लेट सपोज मेरे अब्बू की फैक्ट्री की है और एक जो है किसी और की है, और मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्रीम से बंदा वाइट होता है कि नहीं होता। तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस किसे दूंगा, अपने अब्बू की जो फैक्ट्री की क्रीम होगी ना। तो ये बायस्ड हो जाता है, इससे एरर्स आ सकते हैं इसमें, और भी तरीके जिससे एरर्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे तरीके देखना कि उसका जो तरीका है वो सही है, एरर्स बीच में नहीं हुए हैं या बायसनेस नहीं है या कुछ और मसला नहीं है। इसके अलावा तो बताया कि जो हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च होती है उनकी फाइंडिंग जो होती है वैलिड होती है और बायस का रिस्क उसमें कम होना चाहिए। तो एविडेंस के बारे में ये बताया हुआ है। अच्छा, यही इन्होंने आखिर में बात की हुई, एक ईबीपी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में जो तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन आती हैं। लेकिन अगर नेम को देखे जाए सिर्फ एविडेंस, तो इसमें एविडेंस के अलावा और भी दो कंपोनेंट्स हैं, पेशेंट वाला और क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ वाला। अब क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, आपने एक पेशेंट के लिए फैसला करना है कि क्या करना चाहिए, तो वो प्रोसेस किन चीज़ों पे मुश्तमिल है। सबसे पहले जो है ये बताया हुआ है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में जो है ना, यही क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। आप जब फैसला करते हैं तो उसमें आप सबसे पहले रिसर्च को यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है आप पेशेंट प्रेफरेंसेस और अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके फैसला करते हैं। तो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग फैसला करने को ही कहते हैं ना। तो इसमें ये तीन कंपोनेंट्स आते हैं और ये ईबीपी का बेसिस है, ठीक है। तो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के बारे में यही बात लिखी हुई है। अच्छा, ईबीपी क्यों इंपॉर्टेंट है। ईबीपी पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट और बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए, कोई और प्रोफेशन का बंदा हो गया, उसके लिए भी ज़रूरी है। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी सर्विसेज जो फंडर्स होते हैं उनके लिए
भी ज़रूरी है। अब हर एक के लिए अलग अलग तरीके से ज़रूरी है। सबसे पहले पेशेंट्स के लिए ईबीपी क्यों ज़रूरी है? जब आप ईबीपी को यूज़ करेंगे, आप रिसर्च को यूज़ करें, आप सब कुछ यूज़ करके एक बंदे को ट्रीट कर रहे हैं, तो वो सेफेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन होगी ना। ठीक है, आप पेशेंट को सबसे अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, क्योंकि ईबीपी में सबसे अच्छे तरीके से आप यूज़ करते हैं ना, सबसे अच्छे मेथड को यूज़ किया जाता है। तो बेस्ट क्लिनिकल आउटकम्स इसके थ्रू आ सकते हैं, तो पेशेंट के लिए इसलिए ज़रूरी है, पेशेंट को इससे यही इंपॉर्टेंस मिलती है। ठीक है, रिसर्च ईबीपी की इंपॉर्टेंस पे अगर रिसर्चेज हुई हुई है, तो वो क्या रिसर्चेज क्या बताती है कि अगर आप ईबीपी को यूज़ करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, जिसमें वो 3 कंपोनेंट्स को आप मद्देनज़र रख के करें, तो हायर क्वालिटी केयर इसके थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है, पेशेंट आउटकम्स अच्छे आते हैं, कॉस्ट कम होता है, इसके अलावा सेटिस्फेक्शन जो होती है वो अच्छी मिलती है। ठीक है, ज़्यादा होती है। फिजियोथेरेपी के लिए और बाकी प्रोफेशंस के लिए ईबीपी क्यों ज़रूरी है? पेशेंट का तो मैंने बता दिया। अब फिजिकल थेरेपिस्ट अगर अपने आप को प्रोफेशनल कहना चाहता है, तो उसको ईबीपी के थ्रू प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा जो फंडर्स ऑफ फिजिकल थेरेपी सर्विसेज हैं, उनके लिए जो है, ये नॉर्मली जो फंडर्स होते हैं, ये कौन होते हैं? ये पब्लिक होती है, टैक्सेस के थ्रू जो इनको पे की जाती है। इसके अलावा जो नॉर्मल जो पेशेंट्स आते हैं वो अपनी फ़ीस देते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस की कंपनीज होती है, उसके थ्रू इनको फिजियोथेरेपी को फंडिंग की जाती है, तो इनके लिए जो है भी ज़रूरी है। तो जब ईबीपी होगा, तो उनको पता होगा, जो फंडर्स हैं उनको पता होगा कि फिजियोथेरेपी जो है अच्छा होगा। ठीक है, इनकी जो प्रैक्टिस होगी फिर अच्छी होगी अगर ईबीपी यूज़ किया जाएगा, तो ये बात है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करते हैं कि ये कैसे शुरू हुई, एविडेंस को कब यूज़ करना शुरू हुआ, तो सबसे पहले 1992 में फर्स्ट टाइम जो है ये वर्ड यूज़ किया गया था, एविडेंस बेस्ड मेडिसन। मेडिसन के जो लोग थे, एमबीबीएस वाले हो गए जिस तरह, तो उन लोगों ने सबसे पहले ये यूज़ किया था, मिक मास्टर यूनिवर्सिटी में ये वर्ड यूज़ किया था, और इसके थ्रू जो था टीचिंग मेडिसन वो करते थे। सही है, और हाई क्वालिटी एविडेंस को यूज़ करके वो पढ़ाते थे, और वो बताते थे कि ये वाली मेडिसिन ज़्यादा ज़रूरी है, रिसर्चेस को यूज़ करके और सब कुछ करके, तो इस तरह इफेक्टिवनेस उनकी इंप्रूव होती थी। अच्छा, फिर बाद में जो था डिपार्टमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी जो है, इसने फिजियोथेरेपी में एविडेंस का काफ़ी रोल प्ले किया, इन्होंने काफ़ी रिसर्चेस की। ठीक है, जिसके थ्रू एविडेंस प्रोवाइड हुआ फिजियोथेरेपी में। ठीक है, फिजिकल थेरेपी फील्ड में एविडेंस बनता गया, तो जिसके थ्रू फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना पॉसिबल हुई। तो फर्स्ट ऑफ द अर्ली ड्राइवर्स जो थे वो डिपार्टमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा फिर 1998 में पहली मतलब गाइड, एक गाइड या बुक जो थी फिजियोथेरेपी के लिए, फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए बनाई गई, जिसमें जिसमें उन्होंने बताया कि ईबीपी क्यों इम्पोर्टेंस और कैसे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए सब कुछ। और 1999 में फिर फिजियोथेरेपी के लिए अपना जो है एक डेटाबेस बन गया, जिस पेड्रो कहते हैं 1999 में, जिसमें रैंडमाइज ट्रायल्स होते हैं और काफ़ी हाई क्वालिटी एविडेंस होता है, तो उसकी बेसिस पे फिजियोथेरेपिस्ट फिर प्रैक्टिस कर सकते थे। तो इसके जो स्टेप्स है, ईबीपी को कैसे आप करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में सबसे पहले आपके पास पेशेंट आया, तो आपने उसको डायग्नोज भी करना होता है, ट्रीटमेंट देनी होती है, कुछ भी करना हो, तो इस प्रैक्टिस के 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन बनाना है। लेट सपोज आपके पास एक पेशेंट आया है, आपने डायग्नोज कर लिया कि इसे आर्थराइटिस है, तो आपका सबसे पहले सवाल है कि इसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। तो सबसे पहले सवाल आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, एक क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद आप करेंगे व्हाट्स द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन फॉर आर्थराइटिस, ये आपका सवाल हो गया। उसको फिर आप सर्च करेंगे, एविडेंस निकालेंगे। ठीक है, एविडेंस को देखेंगे, एविडेंस आपने निकाल लिया, उसको आप देखेंगे कि एविडेंस हाई क्वालिटी है कि नहीं, और उसके रिजल्ट चेक करेंगे। फिर वो रिजल्ट जो है आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट सपोज आर्थराइटिस के लिए वो कहते हैं कि स्ट्रेंथनिंग, क्वाड स्ट्रेंथनिंग ज़रूरी है, तो आप क्वाड स्ट्रेंथनिंग करें, अप्लाई करें, और फिर देखें कि इफेक्टिव था कि नहीं, और इस तरह ये ईबीपी के स्टेप्स पूरे हो जाते हैं और आपकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है।